नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं हिमालय में तो नहीं हूं और वहां पे बर्फ़ में भी नहीं हूं, लेकिन दिल्ली का जो मौसम है वो उससे कम भी नहीं है। कल रात को फिर बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई और उसके कारण शहर में तापमान काफ़ी गिर गया है। कम से कम जो रियल फील है, जो घर के अंदर जो ठंडक महसूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो ठंडक हम महसूस कर रहे हैं, ये जो चिल हम महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चिल योगी आदित्यनाथ जी भी महसूस करने वाले हैं। उसकी एक वजह है क्योंकि वो अपने सत्ता के मद में मस्त थे। उनकी भाषा में अहंकार था, उनकी बोली में अकड़ थी और उनका जो अंदाज़ था वो ये था कि वो किसी हेकड़ वाला अंदाज़ था। देश की जनता के द्वारा दिए गए जो रिसोर्सेज हैं, जो ताकत है, जो शक्ति है, प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की जनता की पुलिस, उसको चलाने का अधिकार आपको दिया गया और उसका इस्तेमाल अपने अहंकार की पूर्ति में किया गया, जिसके कारण आज जब चुनाव आ गए हैं वो ताकत उनके हाथ से निकल चुकी है। चुनाव आयोग के बाद चली गई है तो उनके सुर बदल गए हैं, सक पकाए हुए हैं, सिट्टी पिट्टी गुम है। वो जितना भी जो कुछ बोले उन्हीं की पार्टी के अपने ही लोगों ने उनको अपने धाम वापस भेज दिया है। आज के वीडियो में मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ और इसलिए मैं योगी जी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो बोया है पिछले 5 सालों में वो अब काटने वाले हैं। हालात जो है वो ये है कि मैं इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक कारणों से नहीं करता, लेकिन वो जो उन्होंने बोया है वो बेरोज़गारी और गरीबी बोई है। आज मैं प्रदेश की बेरोज़गारी के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से प्रदेश के नौजवान परेशान हुए हैं, ख़ास तौर पे दलित नौजवान परेशान हुए हैं। उसके बारे में बताऊंगा, एक पूरा परिदृश्य बताऊंगा बेरोज़गारी का क्या है। वो किसी दफ्तर में अपनी किसी प्रशंसक एंकर के सामने बैठकर हो सकता है 25 उपलब्धियां गिना दें, लेकिन उनका जो हाल है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में है हमारे, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनलों से जुड़े। मैं अभी हाजिर हुआ। योगी जी ने भर्ती करने के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इस पे मैं बाद में आऊँगा। किस तरह से वैकेंसीज़ पड़ी रहीं, किस तरह से खेल करते रहे, पेपर लीक होता रहा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूं जो मेरे दिल से जुड़ी हैं, जिनको मैं दिल से कहना चाहता हूं। वो चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये लॉकडाउन लगा, जब आपने कोरोना वायरस के नाम पर मिसमैनेजमेंट किया, या मिसमैनेजमेंट कहें ओवर मैनेजमेंट किया, आपने थोड़े से केसेस में जो डंडे चलाए, लठ चलाए, तरह तरह के लॉकडाउन चलाए, उसके कारण इस देश में बड़ा बुरा हाल हो गया। जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, 15,000, 20,000, 30,000 में नौकरी करने वाले लोग, 10-12 हज़ार में काम करने वाले लोग, बल्कि उत्तर प्रदेश में शोषण इतना है कि सिक्योरिटी गार्ड 10-10 हज़ार रुपये में 12 घंटे नौकरी करते हैं। और उन सब लोगों को अचानक बेरोज़गारी झेलनी पड़ी। और जब वो बेरोज़गारी के दौर में अपने मकान का किराया नहीं चुका पा रहे थे तो वो मकान खाली करके जब अपने घर जाने लगे तो सरकार का उत्पीड़न झेलना पड़ा। जो लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, कोई मेकअप का सामान बेचता था, कोई चेन जंजीर वगैरह बेचता था, कोई छोटे मोटे बच्चों के कपड़े बेचता था अलग अलग साप्ताहिक हाट बाज़ारों में या कोई कहीं जगहों पे, उन सब लोगों को अचानक एक दिन सड़क पे वो लोग आ गए और उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहा। जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, कोई फोरमैन था, कोई कुछ मशीन चलाता था, कोई जाली बनाता था, कोई सांचे बनाता था, ये सारे लोग गांव पहुंच गए। और अब हालत ये है कि जो पहले दौर का लॉकडाउन लगा था उस दौर में नौकरी खो चुके लोगों को आज तक काम नहीं मिला है। उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने गाँव में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली आते थे, कुछ लोग जो लखनऊ जाते थे, अलग अलग शहरों में, वो सारे लोग इस मार का शिकार हुए हैं। और जब इस तरह की गरीब मार हो रही थी तो उस दौरान कोई पैरेलल योजना ऐसी नहीं थी जिसमें इनका ख्याल रखा जाता। एक योजना लेकर आए थे जिसमें फ्री में अनाज बांटना था। उसमें सारे अनाज नहीं मिल रहे थे, 2-4 चीज़ें, आटा गेहूँ वगैरह मिल जाते थे, लेकिन वो भी सबको नहीं मिले हैं। जो लोग गरीब लोग थे उनमें से एक संख्या ऐसे लोगों की है
जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, गांव में छोटा सा भी, उसको ही ये अनाज वनाज मिलेगा। और जब आपके पास में राशन कार्ड ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉकडाउन लगने से करीब 7-8 महीने पहले ही कई लोगों के राशन कार्ड रद्द किए, क्योंकि वो सरकार, ये सरकार की नीति है कि हमको लोगों को सब्सिडी नहीं देनी है। तो जब सब्सिडी ना देने की आपकी आर्थिक नीति होगी तो सब्सिडी कम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उपाय करेंगे कि लोग सब्सिडी ना ले पाएँ। इसलिए बीपीएल के राशन कार्ड बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में रद्द किए गए। उसके कारण जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि कुछ लोगों को तो राशन मिल रहा था, बाकी को वो भी नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे आता है दलित और सवर्ण का मसला। जो गांव में रहने वाले दलित थे वो अपेक्षाकृत कम भेदभाव वाले क्षेत्र शहरों में आए और यहाँ पर आकर वो अलग अलग फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करके अपना गुजारा करते थे। नौकरियाँ तो कहीं मिलनी नहीं है, नौकरियों पे भी आऊँगा मैं इस वीडियो में। तो वो लोग अपना अलग अलग जगह गुजारा करते थे और हुआ ये कि उनको उस वापस गांव में उसी जाति की हायरार्की में वो जाके फेंक दिए गए। ज़्यादातर लोग खेत मजदूर बन गए, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था कहीं पे जो है कोई बेहतर जाति के जो लोग थे, बेहतर कहना गलत शब्द है, लेकिन जाति व्यवस्था के अंदर वो बेहतर हैं और आर्थिक रूप से भी बेहतर हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर हैं। तो जो आर्थिक सामाजिक रूप से बेहतर जाति के लोग थे, उनके खेतों में फिर जाकर जो व्यक्ति यहाँ दिल्ली में आकर कहीं ना कहीं एक हद तक बराबरी और सम्मान का जीवन जी चुका था, उसको फिर वहीं जाकर 200 रुपये रोज़ में, 100 रुपये रोज़ में गन्ना कटाई का काम करना पड़ा। तो एक जो जातीय उत्पीड़न था वो दोबारा से हरा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि ये काम भी, जो खेत मजदूरी का काम भी हमेशा नहीं मिलता आपको। बारिश हो गई, काम ठप, कोई दूसरी चीज़ हो जाए, काम ठप। ये कहानी वो कहानियाँ हैं जो मैं बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद निकाली, चूँकि मेरे इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं है, नहीं तो माइक लगा के उनके यहाँ पे खड़ा हो जाता और आपको उनके मुंह से सुनवा देता। तो ये सारे वातावरण है। और इस बीच में रोज़गार का जहाँ तक सवाल है, आपके पास में दलितों को देने के लिए, बल्कि देने के नाम पर कहने के लिए एकमात्र आरक्षण है। आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में नहीं मिलता है। प्राइवेट नौकरियों में सब बराबर होते हैं, जिसमें कौशल ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा धन मिलता है, या ये कहें कि पूंजीपति जिसके ज़रिए ज़्यादा मुनाफा बना सकता है उस व्यक्ति को ज़्यादा पैसे दे देता है, या जो व्यक्ति बाज़ार में उपलब्ध ना हो, कम उपलब्ध हो, जिस हुनर के लोग, उनको थोड़े ज़्यादा पैसे दे देता है। लेकिन सरकारी नौकरी जो है वो एकमात्र एक ऐसी उम्मीद थी जिसमें ये लगता था कि भाई दलितों को और बाकी गरीब लोगों को शायद कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि रिजर्वेशन वहाँ पे थोड़ा सा कायम है। अब सरकारी नौकरियाँ होती ही कितनी हैं। तो ऐसे में जो वेलफेयर स्टेट के नाते योगी आदित्यनाथ जी तो हमेशा जकड़ में रहे कि हम जो है वो लंगड़ा कर देते हैं, कहीं ऑपरेशन लंगड़ा चला देते थे, कभी कुछ चला देते थे, तरह तरह की अहंकारी बातें करते थे। प्रदर्शनकारियों के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। तो उस पूरे अहंकार के बीच में हुआ ये कि रोज़गार का जो सृजन का काम था वो नहीं कर पाए। जो भर्तियां निकली उन भर्तियों का हाल भी बहुत ख़राब था। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। उस समय बेरोजगारी की दर जो थी वो 2.4 थी, 2.4% बेरोजगारी की दर थी। अब बेरोजगारी की दर में आपको बता दूं ये लोग कैसे निकालते हैं। जो आदमी नौकरी करना चाहता है और उसको नहीं मिल रही है, कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा है, पकोड़े भी बेचने को नहीं मिल रहे हैं। पकोड़े को भी रोज़गार उन्होंने घोषित कर दिया था। कितने लोगों को पकोड़े का रोज़गार मिल रहा है, आपके इलाके में कितने पकोड़े वाले हैं आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और जो पकोड़े वाले थे वो सब अपने गांव में खेत मजदूर का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन के जिस तरह के डिसीजन लिए बगैर सोचे समझे, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। थाली लोटा बजाने से ना तो कोरोना गया, ना देश के लोगों को राहत मिली। अब मैं आपको बताता हूँ, नवंबर 21 में, अभी 1-1.5 महीना पहले, जो 2.4% बेरोजगारी की दर थी वो 4.8% हो गई, यानी बेरोजगारी दुगनी हो गई। ये नवंबर 21 का आंकड़ा है। अगर यही आंकड़ा 1 साल पहले लॉकडाउन के दौरान का आप निकालते, जब ये लट्ठ बरसा रहे थे, तब तो हाल और भी बुरा था। अब आप सोचिए कि नवंबर 2000 में आपके 2021 में आपकी 4.8% हो जाती है, तो आपका क्या होगा। CMI के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके आंकड़े हैं।
और अब ये कह रहे हैं कि देश में 2016 में 17% के आसपास बेरोजगारी की दर थी। ये इन्होंने एक चैनल पे तर्क दिया, इनकी बात भी रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और ये कह रहे हैं कि 2016 में 17.1 थी, लेकिन जब इन्होंने कामकाज संभाला तब तक वो सुधर के 2.4% हो चुकी थी। इसलिए आपको वो कहने का हक नहीं बनता है। हक की बात यह है कि जिस दिन आपने कामकाज संभाला उस दिन बेरोजगारी की हालत क्या थी। अब आप देखिए कि जब दुगनी हो जाती है बेरोजगारी की हालत तो नौकरियों का क्या होगा। नौकरी देनी चाहिए सरकार को कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1,37,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी से निकाल दिया। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी हार गए, क्योंकि उनको कहा गया कि आपको रेगुलर करेंगे तो एक नॉर्मल प्रोसीजर से भर्ती करके करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, और वो रास्ता ये था कि ये 1,37,000 वैकेंसी निकाले। क्योंकि अगर ये उन 1,37,000 वैकेंसीज़ को निकालेंगे नहीं तो शिक्षा मित्रों को मौका कैसे देंगे। कोर्ट ने तो कह दिया मेरिट के आधार पर भर्ती करिए। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक बीटीसी की वैकेंसीज निकाली, जो 2018 में 68 निकाली और 69,000 निकाली उसके बाद। अब इसमें भी एक रायता, वैकेंसी निकाली, लोगों को कह दिया कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो 33% अंक लाकर पास होंगे, सरकार का ऑर्डर है, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर, और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं वो 30% नंबरों से पास होंगे। जैसे परीक्षा दे ली लोगों ने, अगली स्टेज आई तो पता चला एक दिन अचानक सरकार ने इसको बढ़ा के 40% के ऊपर कर दिया। जिसको 30% में पास होना था वो 40% में पास होगा, ये घोषित कर दिया एग्ज़ाम लेने के बाद। देखिए, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, जिन्होंने इस तरह के एग्ज़ाम दिए होंगे, सरकारी एग्ज़ाम दिए होंगे, वो जानते हैं कि बहुत स्ट्रेटजिकल स्टूडेंट काम करता है। उसको मालूम है मुझे बहुत सारे पर्चे देने कई सारे विषय के, तो मैं अपने पर्चे में अपना मुझे जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर हैं उनसे थोड़ा बहुत ऊपर लेके चलूँगा। मैं ये नहीं 100 नंबर का पर्चा हल कर लूँगा सारे पर्चे। अब जिसने कभी ना दिया हो, जो अपना हाई स्कूल की परीक्षा के हिसाब से सोचता रहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो यही होता है। बहरहाल उसके बाद में जब स्टूडेंट्स वहाँ पे ये जो जिन लोगों ने नौकरी के लिए ट्राई किया था बीटीसी के लिए, वो लोग सरकार के खिलाफ जब मांग उठाते, पता चला बीटीसी में ओबीसी का पर रिजर्वेशन ही गायब कर गए। अब इतनी सारी बेसिक गलतियाँ, देखिए आप एक बार सोचिए कि इतनी सारी बेसिक गलतियाँ कोई करता है कि आप खाना बनाएं, उसमें नमक भी डालना भूल जाएं, मिर्च भी डालना भूल जाएं, चाय डालना भूल जाएं, चाय अगर बनाए तो उसमें चाय की पत्ती डालना भूल जाएं। ऐसा आप तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि जिसको मैं चाय पिला रहा हूँ, जिसको मैं खाना खिला रहा हूँ, वो गुस्से में यहाँ से चला जाए। यानी आपको जब खेल ही ख़राब करना हो तो बहुत सारी कमियाँ छोड़ेंगे। और इन्होंने यही किया। इनको वो नियुक्तियाँ करनी नहीं थी, क्योंकि इनकी जो आर्थिक नीति है वो कल्याणकारी नहीं है, पूंजीवादी सरकार है। तो इन्होंने क्या किया कि वैकेंसी तो निकाली, लेकिन उसमें लैकूनास छोड़ दिए। अब आप पिछड़े वर्ग का अगर रिजर्वेशन नहीं रखिएगा संविधान के अनुसार तो क्या होगा, रायता होगा। अब जो स्टूडेंट ये कह के गए थे कि भाई हमने तो 33% टारगेट करके एग्ज़ाम दिया, वो आपने 40+ कर दिया, एग्ज़ाम लेने के बाद कर दिया, तो उनको पीटा इन्होंने, खून खच्चर कर दिया। अब इस परीक्षा में जो लाखों विद्यार्थी बैठे थे, जिन लाखों विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, क्या वो योगी जी को वोट देंगे जिनके सर से खून बह रहा था? क्या वो लोग योगी जी को वोट देंगे जो दोबारा से खेतिहर मजदूर बन गए, जिन्होंने अपना जीवन बेहतर कर लिया था, दिल्ली में आके मिलों में और दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे? क्या वो लोग उनको अब वोट देंगे जिनका आरक्षण ही मार गए? क्या वो लोग वोट देंगे जिनको थोड़ा सा सामाजिक अधिकार मिल गया था वो छिन गया? और उसके बाद में आप जिस अहंकार से बात करते हैं उसके बाद कौन, और ये मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, खुद योगी आदित्यनाथ साहब के शहर में कसाईयों ने आंदोलन किया। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग वेज नॉनवेज के जिनके फंडे क्लियर नहीं हैं, जिसको वो जो वेज नॉनवेज को धर्म से जोड़ के देखते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों ही धर्मों के लोग नॉन वेजिटेरियन बेचने के कारोबार में, बल्कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर हैं वो तो जैन साहब हैं। लेकिन यहाँ मसला इलीगल बूचड़ खाने का है। पहले योगी जी की सरकार ने जो लीगल बूचड़ खाने थे उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और उसके बाद में उनकी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया इलीगल के नाम पे, और लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया।
योगी जी के अपने गोरखपुर के लोग जो ये कहते थे हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन के आया है, किसी भी धर्म का हो, वो रो दिए और उसके साथ वो लोग भी रो दिए, वो हिंदू भी रो दिए जो इस कारोबार में थे। इस तरह से बहुत सारे कारोबारों के ऊपर गाज गिराई गई है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में जो जमादार होते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, वो पहले ये होता था कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े शहर हैं उनमें नगर पालिका एकदम नाकाम है, जीडीए नाकाम है, जो विकास प्राधिकरण नाकाम है, और जो कूड़ा इकट्ठा करने का काम है वो सरकार के लोग नहीं करते थे। वो लोग निजी तौर पे कुछ लोगों को हायर करते थे। कुछ लोग असम से, कहीं कहीं से गरीब लोग आते थे, वो 50 रुपये महीने में, 20 रुपये महीने में, 100 रुपये महीने में लोगों के घर से कूड़ा इकट्ठा करते थे। एक जगह कहीं पर देकर आते थे, वहाँ पर उस कूड़े की छटाई होती थी, उसमें से काम की चीज़ें निकाली जाती थी और वो आदमी इनसे कूड़ा ले लेता था। इन्होंने क्या किया कि अपने जो नज़दीकी लोग थे, जो पॉलिटिकली नज़दीकी लोग, जान पहचान के लोग, अपने लोग थे, उनको एक एक इलाके का, बड़े बड़े इलाके का ठेका दे दिया। आप ग्रीन एनर्जी, आप क्लीन एनर्जी, ऐसे कंपनियां बना ली उन्होंने, और अब वो सारा कूड़ा उठाने का काम वो कंपनी कर रही है और इन सारे सफाई कर्मचारियों को, गरीबों को बेरोजगार कर दिया गया है। अब ये जो बेरोजगार लोग हैं, जो थोड़ा सी कमाई कर लेते, रिक्शे पे कूड़ा उठा के ले जाते थे, मेरे ख्याल से इससे गंदा काम कोई नहीं हो सकता, उनका भी रोजगार छीन लिया। इस तरह के काम जैसे स्ट्रीट लाइट और दूसरी चीज़ों के मेंटेनेंस का काम छोटे छोटे ठेकेदार किया करते थे, उसको राज्य के स्तर पर ठेका दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर हुई हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा हुई है। अहंकारी राजा को लगा कि मैं तो आज हिंदू हित रक्षक के तौर पर खड़ा हुआ हूँ, लोग मरते तो मरें, वो तो मुझे वोट देंगे ही देंगे, और ये लगातार चलता रहा। और इस पूरे वातावरण में देखिए कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई, क्योंकि उनको लगता था कि नौकरी देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कहीं पे कोई आदमी हलवाई का काम करता था, वो बेरोजगार हो गया। कोई शादी में वेटर का काम करता था, वो बेरोजगार हो गया। बैंड वाला बेरोजगार हो गया। जनरेटर किराए पे देने वाला बेकार हो गया। छोटे मोटे किराए दुकानदार, बड़े दुकान, सब तबाही हो गई। और इस पूरे बीच में कुछ भर्तियां निकलीं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली। 2018 मई में इन्होंने नौकरी निकाली। दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई। 2019 अगस्त में, एक साल लगा रहे हैं, रिजल्ट आया और 2021 मार्च में भर्ती रद्द हो गई। टीचर्स परीक्षा वाला देखा होगा आपने, किस तरह से पर्चा लीक कराया गया, उसके बाद में उसकी भर्ती रद्द हो गई। जूनियर असिस्टेंट 2019 में भर्ती निकली। 2020 में परीक्षा हुई। जून 2021 में टाइपिंग टेस्ट हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिली। फॉरेस्ट गार्ड, लोगों से एप्लीकेशन ले ली, परीक्षा नहीं हुई, कई बार तारीख जो है वो मिलती रही। 2019 से लगातार ये लोग बेरोजगार हैं। तो कुल मिला के ये हालात पैदा हो गए हैं। ये तो खेत मजदूरों तक की बात बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से लोग बेरोजगारी में भिखारी हो गए हैं, और ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और CMI ने एक सर्वे किया था, उसके ऊपर था, जिसमें बताया था कि भिखारियों को किस तरह से, बहुत सारे लोग जब भिखारियों का पुनर्वास करने गए तो पता चला कि जो मजदूरी करते थे, जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम करते थे, घर में काम करने वाली मेड थी, वो भी भीख मांगने लग गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब काम धंधे डिस्टर्ब हुए उन्होंने मेड रखनी बंद कर दी। लोगों ने कपड़े प्रेस कराने बंद कर दिए, क्योंकि कपड़े प्रेस कराने में खर्चा होता था और वो खर्चा वो निकाल नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस तरह के पूरे वातावरण के बीच में, बेरोजगारी के और गरीबी के वातावरण के बीच में, हो सकता है आप मिडिल क्लास हो, आप बहुत सुखमय स्थिति में हो और आपको देख ना पा रहे हों। हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक चश्मे में जकड़े हुए हों और उनको ये सब दिखाई ना देता हो। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ है और जिन लोगों पे ये बीती है, वो देख रहे हैं कि उनके दुखों का कारण कौन सी नीतियां हैं और कौन से लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है इस चुनाव में, कम से कम इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकल के आने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में गरीबों को बेरोज़गार कर दिया गया। दलितों के साथ बहुत भेदभाव बढ़ गया। दलितों की सामाजिक स्थिति खराब हुई। छोटे मोटे काम धंधे बड़ी संख्या में प्रभावित हुए, नष्ट हो गए। और इस पूरे वातावरण के बीच में ये चुनाव आया है। लोग कहते हैं कि आज भारत में लोगों की याददाश्त ख़राब है, लोग भूल जाते हैं जल्दी से, वो याद नहीं रख पाते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है।
लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको आप भुला नहीं सकते हैं। घर में राशन नहीं है, सरकार राशन देने की योजना लाई है, लेकिन आप राशन ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। आप जब शहर में नौकरी करने लगे थे तो बराबरी से जिन हिसाब से आप बात करने लगे थे, आज उनके खेत में खेत मजदूरी कर रहे हैं आप। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप उनकी फिर पुरानी जातिगत भेदभाव वाली बातें सुने, अगर वो करते हैं तो। हालांकि बड़ी संख्या में ऊंची जातियों में भी ये समझदारी आई है। ऊंची कहना फिर मैं कह रहा हूँ गलत है। जो प्रिविलेज जातियाँ हैं उनमें एक समझदारी आई है। उसमें बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, अब भेदभाव कम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो मैं कतई नहीं मानूंगा, कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक स्वाभिमान और रोज़गार दोनों चीज़ें छिनी हैं। और इस चुनाव में इससे फ़र्क पड़ेगा। इस चुनाव में गरीबी और बेरोज़गारी मुद्दा बनेगी। अभी मैंने गरीबी की डिटेल्स आपको नहीं दी हैं। वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको गरीबी के बारे में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसमें कर्मचारियों की दशा के बारे में बताऊंगा। मैं इस तरह के जो मूल मुद्दे, जो असली मुद्दे हैं, ये ड्रामेबाजी वाले मुद्दे नहीं, तुम मेरी जात का, मैं तेरी जात का, उसकी बहू चली गई। मैंने देखा था राजमाता सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो परिवार है वो हमेशा अलग अलग पार्टी में रहते रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी जो संपत्ति है उनको बचा के रखना है सरकार के प्रकोप से। काला धन बहुत सारी पार्टियों के पास उत्तर प्रदेश में है। एक आदमी बीजेपी में घुस जाओ, एक आदमी अपनी समाजवादी पार्टी चलाते रहो, तीसरा तीसरी पार्टी चलाते रहो, मुकदमों में बचे रहोगे, तो वो अलग मसला है। लेकिन हमको इन सब मसलों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे अपने मसले हैं और उन लोगों के मसले हैं जिनका ये देश है, जो देश के असली मालिक हैं। और उन मसलों पर ही बात करनी है। गरीबी है, बेरोज़गारी है, भूखमरी है, कारोबार है, अर्थव्यवस्था है। आर्थिक मुद्दों पे वोट दीजिए, आर्थिक मुद्दों पे बात कीजिए, देखिए देश कैसे बदलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।